दुनिया की वो इकलौती ताकत है जो एक शरीफ इंसान को भी जानवर बना सकती है और एक जानवर को कुछ भी कर गुजरने पर मजबूर कर सकती है। हम अक्सर कहते हैं सब पापी पेट का सवाल है। आज जब आप अपनी डाइनिंग टेबल पर बैठकर जो गर्म गर्म रोटी का निवाला तोड़ते हैं, तो क्या आपने कभी उसे गौर से देखा है? शायद नहीं, क्योंकि आपके लिए वो सिर्फ खाना है। लेकिन सच तो ये है कि आपकी प्लेट में रखा वो गेहूं का एक एक दाना हजारों साल के खूनी संघर्ष, लाखों फेल हुए एक्सपेरिमेंट और हमारे पूर्वजों की जानलेवा मेहनत का नतीजा है। सोचिए, उस दौर में जब ना कोई स्कूल था, ना यूट्यूब और ना ही कोई वैज्ञानिक, तो उन नंगे, भूखे और जंगलों में भटकने वाले आदिमानवों ने यह कैसे जाना कि मिट्टी में बीज कैसे बोना है? उन्हें कैसे पता चला कि अनाज को सड़ने से कैसे बचाना है? यह कोई जादू की छड़ी नहीं थी। यह एक ऐसी क्रांति थी जो हजारों सालों की गलतियों से शुरू हुई थी। और सिर्फ खाना ही क्यों, जरा इस पहिए को देखिए। आज पूरी दुनिया इसी पर घूम रही है, चाहे वो बस हो या ट्रेन। लेकिन कुदरत का एक अजीब नियम है। कुदरत ने शेर को पंजे दिए, पक्षियों को पंख दिए, लेकिन पहिया किसी को नहीं दिया। तो फिर इंसान के दिमाग में यह गोल घूमने वाला आइडिया आया कहां से? आखिर किसने पहली बार सोचा होगा कि चलने से बेहतर लुढ़कना है? दोस्तों, एक सेकंड के लिए अपनी आंखें बंद कीजिए और एक भयानक दुनिया की कल्पना कीजिए। एक चुटकी बजते ही सारे खेत, सारे पहिए, सारी सड़कें गायब। बचेंगे तो सिर्फ घने जंगल और भूखे जानवर। क्या आप उस दुनिया में एक दिन भी जिंदा रह पाएंगे? शायद नहीं। लेकिन हमारे पूर्वज उसी नर्क के बादशाह थे। उन्होंने उस दुनिया को कैसे बदला? चलिए आज उसी इतिहास के बारे में जानते हैं। आपको याद होगा कि हमने इस सीरीज के पार्ट 2 और 3 में देखा था कि कैसे धरती बर्फ से जम गई थी। हमने कहानी सुनी थी अक्कर की, वो बच्चा जिसने सिखाया कि शिकार सिर्फ ताकत से नहीं बल्कि ह्यूमन इंटेलिजेंस से किया जाता है। फिर हमने देखा अक्कर के बेटे औरू को, जिसने पहली बार किसी जानवर को मारने के बजाय उसे प्यार से छुआ। और वहीं से एक जंगली कुत्ता इंसान का सबसे वफादार दोस्त बन गया। वो इंसान के शिकारी से साथी बनने की शुरुआत थी। लेकिन कुत्ते को पालतू बनाना तो आसान था, क्योंकि वो हमारे जैसा शिकारी था। लेकिन एक शेर जैसे निर्दय इंसान ने सीधी सादी गाय, भैंस और डरपोक भेड़ों को अपना परिवार कैसे बनाया? और वो इंसान जो एक जगह टिक कर बैठ नहीं सकता था, वो किसान बनकर एक ही जमीन से कैसे बंध गया? यही वो सवाल है जिनका जवाब आपकी सोच को हिलाकर रख देगा। आज हम आपको लेकर चलेंगे पाषाण युग के उस आखिरी दौर में, जिसे मध्य पाषाण और नव पाषाण युग कहा जाता है। ये वो समय था जब इंसान ने जंगल में सिर्फ सरवाइव करना नहीं बल्कि जंगल को कंट्रोल करना सीखा। तो चलिए इतिहास के पन्नों को पलटते हैं और शुरू करते हैं इंसान के मॉडर्न बनने की असली कहानी। दोस्तों, हम बचपन से किताबों में पढ़ते आए हैं, आदिमानव यानी शिकारी। हमें लगता है कि हमारे पूर्वज सुबह उठते थे, भाला उठाते थे और सिर्फ मांस खाते थे। लेकिन क्या यह पूरा सच है? शायद नहीं। ये बात है साल 2024 की, जब वैज्ञानिकों की एक टीम ने मोरक्को की एक गुफा में दफन 15,000 साल पुराने कुछ दांतों और हड्डियों का केमिकल स्कैन किया। उन्हें उम्मीद थी कि वहां सिर्फ जानवरों के अवशेष मिलेंगे, लेकिन जो मिला उसने वैज्ञानिकों के होश उड़ा दिए। उन दांतों में मांस के नहीं बल्कि सूखे मेवे, पिस्ता और जंगली दालों के निशान थे। क्या आप इसका मतलब समझे? इसका मतलब है खेती शुरू होने से हजारों साल पहले ही इंसान समझ चुका था कि पेट भरने के लिए हर बार जान लेना जरूरी नहीं। कभी कभी जमीन से गिरी चीजों से भी काम चल सकता है। लेकिन असली बदलाव खाने से नहीं बल्कि एक रिश्ते से आया। एक ऐसा रिश्ता जिसकी शुरुआत आदिमानवों के एक कबीले की हिम्बा नाम की एक लड़की ने की थी। यह बात है एक सर्द रात की। एक छोटा सा कबीला जिसमें मुश्किल से 30 लोग थे, आग के चारों तरफ बैठा था। उनके चेहरे पर भूख और डर साफ दिख रहा था। पिछला शिकार खत्म हो चुका था और अगर कल शिकार नहीं मिला तो बच्चे भूखे मरने वाले थे। तभी झाड़ियों में एक सरसराहट हुई। सबने तुरंत अपने भाले तान लिए।
उन्हें लगा कोई शेर या लकड़बग्घा होगा, लेकिन झाड़ियों से कांपता हुआ एक छोटा सा मेमना बाहर निकला। शायद वो अपनी मां से बिछड़ गया था। वह डरा हुआ था, लेकिन आग की गर्मी उसे अपनी ओर खींच रही थी। कबीले के एक बुजुर्ग शिकारी ने भाला उठाया और चिल्लाया, मार दो इसे, जल्दी करो, आज रात का खाना मिल गया। उस समय के नियम के हिसाब से वह बूढ़ा सही था। दया का मतलब था कमजोरी। लेकिन तभी कबीले की सबसे छोटी लड़की हिम्बा बीच में आ गई। उसने उस बुजुर्ग के हाथ को नहीं पकड़ा, उसने बस उस मेमने भेड़ के बच्चे को अपनी गोद में उठा लिया। मेमना जो अभी तक कांप रहा था, हिम्बा की गोद की गर्मी पाकर शांत हो गया। हिम्बा ने अपनी हड्डियों के सूप का एक हिस्सा उसे पिलाया। बुजुर्ग चिल्लाते रहे, लेकिन हिम्बा ने एक ही बात कही, ये मरेगा नहीं, ये मेरे पास रहेगा। दोस्तों, उस रात उस गुफा में सन्नाटा छा गया था। किसी को अंदाजा नहीं था कि एक छोटी बच्ची की जिद ने अभी अभी मानव इतिहास का सबसे बड़ा सौदा कर लिया है। हिम्बा का वो मेमना सिर्फ एक पालतू जानवर नहीं था, वो एक चलता फिरता राशन था। इंसानों ने पहली बार नोटिस किया कि अरे, अगर हम इन्हें मारकर खाने के बजाय इन्हें जिंदा रखें और पालें, तो ये हमें रोज दूध देंगे। इनके बालों से हम ऊन बना सकते हैं, और जब अकाल पड़ेगा तब मांस तो है ही। यही था ह्यूमन इंटेलिजेंस का अगला लेवल। इसे आज विज्ञान की भाषा में आर्टिफिशियल सिलेक्शन कहते हैं, लेकिन हम इसे इंसान का पहला जेनेटिक एक्सपेरिमेंट कहेंगे। इंसानों ने एक चालाकी की। भेड़ों के झुंड में जो जानवर ज्यादा गुस्सैल थे, उन्हें मार दिया गया, और जो जानवर हिम्बा के मेमने की तरह सीधे और आज्ञाकारी थे, उन्हें जिंदा रखा गया और उनके बच्चे होने दिए गए। नतीजा, सिर्फ 400 से 500 सालों के अंदर जंगली और खूंखार भेड़े सीधी सादी ऊन देने वाली पालतू भेड़े बन गई। तुर्की और ईरान के पहाड़ों में मिली हड्डियां इस बात की गवाह है कि कैसे इंसानों ने भेड़ों की उम्र और आकार ही बदल दिया था। अब इंसान और जानवर दुश्मन नहीं, पार्टनर बन चुके थे। हमारे पास पालतू जानवर थे, वफादार कुत्ते थे, लेकिन एक चीज की कमी थी, वो था अपना घर। हम अभी भी बंजर पहाड़ों में भटक रहे थे, लेकिन तभी धरती ने एक करवट ली। हिमयुग अपनी आखिरी सांसें ले रहा था। हजारों सालों से जमी बर्फ पिघलने लगी, और उस पिघली बर्फ से बनी नदियां, जहां पहले सिर्फ सूखी चट्टानें थी, वहां अब हरी हरी घास और फलों के पेड़ उगने लगे। कुदरत ने इंसान के लिए रेड कारपेट बिछा दिया था। इंसान, जो अब तक पहाड़ों की गुफाओं में छिपा बैठा था, उसने नीचे झांक कर देखा। उसे नदियों के किनारे एक नई दुनिया दिखाई दी, एक ऐसी जगह है जहां उसे शिकार के पीछे भागना नहीं था, बल्कि शिकार खुद पानी पीने वहां आता था। यहीं से इंसान ने पहाड़ों को अलविदा कहा और वो नदियों की तरफ चल पड़ा। और इसी सफर में उसने एक ऐसी चीज नोटिस की जिसने उसे शिकारी से हमेशा के लिए किसान बना दिया। आखिर क्या था वो जादुई बीज, और खेती का वो आइडिया आया कैसे? ये कहानी और भी दिलचस्प है। आदिमानव की पहली खेती। दोस्तों, अब हम जिस दौर में कदम रख रहे हैं, इतिहासकार इसे मध्य पाषाण युग कहते हैं, लेकिन अगर हम आसान भाषा में कहें तो यह इंसानी दिमाग के अपडेट का दौर था। पुराने जमाने में आदिमानव हल्क की तरह था, ताकत ज्यादा लेकिन दिमाग कम। वो शिकार के लिए बड़े बड़े भारी पत्थर उठाता था। अगर निशाना चूका तो शिकार गायब। लेकिन धीरे धीरे इंसान को एक बात समझ आ गई, शिकार पत्थर के वजन से नहीं, उसकी धार से मरता है। यहीं से इंसान ने बनाए माइक्रोलिथ्स। ये पत्थर के छोटे छोटे लेकिन ब्लेड जैसे तेज टुकड़े थे। इंसान ने इन्हें लकड़ी के डंडों पर बांधा, और जन्म हुआ इतिहास के सबसे घातक हथियार, तीर और कमान का। अब इंसान को जानवर के पास जाकर जान जोखिम में डालने की जरूरत नहीं थी। वो दूर झाड़ियों में छिपकर एक स्नाइपर की तरह निशाना लगा सकता था। ये सिर्फ एक हथियार नहीं था, यह सबूत था कि इंसान का दिमाग अब ब्रूट फोर्स से निकलकर प्रेसिजन मोड में आ चुका था। हथियार तो अपडेट हो गए, लेकिन अब एक नई मुसीबत आ गई थी। जब तक हिमयुग था, पूरी दुनिया एक नेचुरल फ्रीजर थी। शिकार करो, बर्फ में दबा दो,
मांस महीनों खराब नहीं होता था, लेकिन अब बर्फ पिघल चुकी थी, गर्मी बढ़ रही थी, और गर्मी का मतलब था बैक्टीरिया और सड़न। इंसान शिकार करके लाता और 2 दिन में मांस बदबू मारने लगता। भूख ने फिर इंसानी दिमाग चलाया। इंसान ने सीखा कि अगर मांस को आग के धुएं में रखा जाए या धूप में सुखा दिया जाए तो वो खराब नहीं होता। यहीं से इंसान ने पहली बार भविष्य के बारे में सोचना शुरू किया। अब वो सिर्फ आज की भूख नहीं मिटा रहा था, बल्कि आने वाले कल के लिए खाना बचा रहा था। यही वो सोच थी जो आगे चलकर दुनिया के बड़े बड़े गोदाम और कोल्ड स्टोरेज की नींव बनी। लेकिन मांस सुखाकर रखना काफी नहीं था। इंसान को कुछ ऐसा चाहिए था जो कभी खराब ना हो और पेट भी भरे। और यही से एंट्री होती है हमारे अगले हीरो की, जिसका नाम हम रखेंगे डोपा। डोपा कबीले का वो लड़का था जिसे शिकार से ज्यादा चीजों को घूरने की आदत थी। हर साल उसका कबीला एक झील के किनारे डेरा डालता था। डोपा ने एक अजीब पैटर्न नोटिस किया। उसने देखा कि जहां पिछली बार उन्होंने जंगली फल खाकर गुठलियां और घास के बीज फेंके थे, ठीक उसी जगह पर अगली बार वैसी ही और घनी घास उगाई थी। डोपा का दिमाग चकरा गया। उसने सोचा, क्या यह कोई जादू है या इन नन्हे बीजों में ही वो पौधा छिपा है? अपनी शंका मिटाने के लिए डोपा ने दुनिया का पहला साइंस एक्सपेरिमेंट किया। उसने जानबूझकर कुछ बीज गीली मिट्टी में दबाए। वह रोज वहां आता, देखता, जानवरों से बचाता, और फिर एक सुबह उसने देखा कि मिट्टी फटी है और उसमें से नन्ही सी हरी कोपल बाहर निकल रही है। जहां बीज गिरते हैं वहां जीवन उगता है। उस समय ये एक साधारण लाइन नहीं थी, यह वो यूरिका मोमेंट था जिसने इंसान को बता दिया कि अब उसे खाने के लिए जंगल के भरोसे नहीं रहना है। वो अपना खाना खुद बना सकता है। डोपा की यह खोज जंगल में आग की तरह फैली। लेकिन यह क्रांति हर जगह नहीं हुई। यह शुरू हुई दुनिया के एक खास हिस्से में, जिसे इतिहासकार द फेयरटाइल क्रेसेंट कहते हैं। अगर आज के नक्शे पर देखें तो इराक, सीरिया, जॉर्डन और इजराइल वाला इलाका यह धरती का वीआईपी जोन था। यहाँ की मिट्टी और मौसम गेहूं, जौ और मटर उगाने के लिए परफेक्ट थे। यहाँ के लोगों ने समझ लिया था कि अगर हम जंगल में भटकने के बजाय नदी किनारे बस जाए, जमीन को थोड़ा ढीला करें और बीज बो दें, तो कुछ महीनों में हमारे पास इतना अनाज होगा कि पूरा साल बैठकर खा सकेंगे। यह इंसान का घुमंतू से नागरिक बनने का पहला कदम था। इसे ही हम नवपाषाण क्रांति कहते हैं। और मजे की बात यह है कि खेती का आइडिया सिर्फ एक जगह नहीं आया। जैसे आज कोई रील वायरल होती है, वैसे ही खेती का आइडिया पूरी दुनिया में वायरल हो गया। उधर 9000 साल पहले चीन में येलो रिवर के किनारे लोगों ने चावल उगाना शुरू किया। इधर भारत के पास मेहरगढ़, आज के पाकिस्तान में 8000 साल पहले हमारे पूर्वजों ने गेहूं और जौ की खेती शुरू कर दी थी। वही यहां से 7 समुंदर पार अमेरिका में लोग मक्का और बीन्स उगा रहे थे। यानी दुनिया के अलग अलग कोनों में इंसान ने एक साथ फैसला कर लिया था, बस बहुत हुआ भटकना। अब हम अपना घर बनाएंगे, अपनी फसल उगाएंगे और यही रहेंगे। लेकिन दोस्तों, फसल उगाने के बाद एक नई समस्या आई। फसल इतनी ज्यादा थी कि उसे उठाकर लाए कैसे? पीठ पर लाद कर या सिर पर रखकर? इंसान की पीठ टूटने ही वाली थी कि तभी किसी ने एक ऐसी चीज पर नजर डाली जो लुढ़क रही थी, और यही से शुरू हुई पहिए की कहानी। लेकिन ये आविष्कार कैसे हुआ, ये किस्सा तो और भी मजेदार है। खेती के आरंभ का मानव समाज पर प्रभाव। खेती सिर्फ बीज बोने का नाम नहीं था, यह इंसान और जमीन के बीच एक कॉन्ट्रैक्ट था। पहले इंसान का नियम था, चलो वरना मारे जाओगे। शिकार की तलाश में वो सारी जिंदगी भागता रहता था, आज यहां कल वहां। उसका कोई एड्रेस नहीं था। लेकिन खेती ने एक शर्त रखी, अगर तुम्हें अनाज चाहिए तो तुम्हें रुकना होगा। तुम्हें महीनों तक इस पौधे को बच्चे की तरह पालना होगा। और इसी शर्त ने इंसान के पैरों में बेड़ियां नहीं बल्कि जड़ें डाल दी। इंसान जो कल तक मुसाफिर था, अब वो निवासी बन गया। यहीं से जन्म हुआ इतिहास की सबसे सुकून देने वाली चीज का स्थायी घर। जरा उस पहले घर की कल्पना कीजिए। वो कोई आलीशान बंगला नहीं था,
बस मिट्टी की दीवारें, लकड़ी के खंभे और घास फूस की छत थी। लेकिन उस साधारण सी झोपड़ी ने इंसान की साइकोलॉजी बदल दी। पहली बार कबीले के बूढ़े लोग, जो अब शिकार पर नहीं जा सकते थे, उन्हें मरने के लिए पीछे नहीं छोड़ा गया। वो घर में सुरक्षित थे। पहली बार बच्चे एक ही आंगन में खेलकर बड़े होने लगे। उन्हें रोज नए जंगल के खतरों से नहीं लड़ना था। महिलाएं अब सिर्फ शिकार का इंतजार नहीं करती थी, वो अनाज स्टोर करती थी, आग संभालती थी। यह घर सिर्फ ईंट पत्थर का नहीं था, यह सुरक्षा का प्रतीक था। यह वो जगह थी जहां दिन भर की मेहनत के बाद इंसान सुकून की सांस ले सकता था। यही से इंसान ने सीखा सर्वाइवल का मतलब सिर्फ जान बचाना नहीं, बल्कि जीना है। लेकिन दोस्तों, जब इंसान एक जगह रुका तो एक नया और खतरनाक शब्द पैदा हुआ। वो शब्द था मेरा। जब इंसान जंगल में घूमता था तो पूरा जंगल सबका था, लेकिन जब उसने मेहनत करके खेत बनाया, पसीना बहाकर फसल उगाई, तो उसने कहा यह खेत मेरा है, यह अनाज मेरे परिवार का है और यहीं से जन्म हुआ प्रॉपर्टी का। अब लोग खुद को जंगल के नाम से नहीं, अपनी जमीन के नाम से पहचानने लगे। हम नदी वाले लोग हैं, हम पहाड़ी वाले लोग हैं। यही वो पल था जब गांव बने, समाज बना और अलग अलग पहचान बनी। लेकिन एक समस्या अभी भी थी, क्योंकि फसलें लहलहा रही थी, गोदाम अनाज से भर रहे थे। इंसान खुश था, लेकिन इस खुशी के साथ एक भारी मुसीबत भी आई। मुसीबत थी वजन। पहले इंसान के पास उतना ही सामान होता था जितना वो उठा सके, लेकिन अब उसके पास टनों अनाज था, लकड़ियां थीं, पत्थर थे। इन्हें एक जगह से दूसरी जगह ले जाए कौन? इंसान की पीठ जवाब दे चुकी थी। जानवरों को घसीट घसीट कर उनकी हालत खराब थी। हमारे पूर्वजों को कुछ ऐसा चाहिए था जो भारी से भारी बोझ को मक्खन की तरह खिसका सके। हमारे पूर्वजों को चाहिए थी रफ्तार। और तभी किसी गुमनाम जीनियस की नजर एक लुढ़कते हुए लकड़ी के लट्ठे पर पड़ी। उसने सोचा, अगर मैं इसे सामान के नीचे लगा दूं तो क्या होगा? दोस्तों, वो बस एक विचार नहीं था, वो इतिहास का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट था, क्योंकि अब एंट्री होने वाली थी उस आविष्कार की जिसके बिना आज दुनिया एक सेकंड भी नहीं चल सकती। पहिया। आखिर यह पहिया पहली बार कैसे बना और इसने कैसे बैलगाड़ी से लेकर आज की फरारी तक का सफर तय किया? पहिए का आविष्कार। दोस्तों, अगर हम आपसे पूछे कि पहिए का आविष्कार किस लिए हुआ था, तो आप कहेंगे चलने के लिए। लेकिन इतिहास का सबसे बड़ा मजाक यही है, पहिया सड़कों पर दौड़ने के लिए नहीं, बल्कि एक जगह टिककर घूमने के लिए बना था। इंसान खेती कर रहा था, अनाज जमा कर रहा था, उसे बर्तनों की जरूरत थी। हाथ से बर्तन बनाने में घंटों लगते थे। तभी किसी खुरापाती दिमाग वाले आदिमानव ने सोचा, अगर मैं मिट्टी के बजाय जिस पत्थर पर मिट्टी रखी है उसे ही नचा दूं तो। और यहीं से जन्म हुआ पॉटर्स व्हील, कुम्हार के चक्के का। यह इंसान की पहली जीत थी, गोल घूमने वाली गति पर। लेकिन इस घूमने वाले पत्थर को गाड़ी का पहिया बनने में अभी सदियां लगने वाली थी। क्यों? क्योंकि हमारे पूर्वजों के सामने एक बहुत बड़ी समस्या थी। इंसान के ज्यादातर आविष्कार नकल है। हमने पक्षियों को देखकर प्लेन बनाए, मछलियों को देखकर नाव, लेकिन पूरी दुनिया में एक भी ऐसा जीव नहीं है जिसके पास चलने के लिए पहिए हो। कुदरत ने हमें हाथ दिए, पैर दिए, पंख दिए, पर पहिया नहीं दिया। इसलिए पहिया बनाना इंसान के लिए सबसे बड़ा चैलेंज था। उसके पास इसकी नकल करने के लिए कोई ब्लूप्रिंट नहीं था। उसे यह खुद सोचना था। और यह सोच तब आई जब इंसान की कमर टूटने लगी। पत्थर भारी थे और खींचने में जान निकल रही थी। मजदूरों ने देखा कि अगर भारी पत्थर के नीचे गोल लकड़ी का लट्ठा रख दे तो वो आसानी से फिसलता है। लेकिन समस्या यह थी कि लकड़ी बार बार पीछे से उठाकर आगे रखनी पड़ती थी। तभी किसी जीनियस इंजीनियर के दिमाग की बत्ती जली। उसने सोचा, अगर मैं इस गोल लकड़ी को पत्थर के साथ ही बांध दूं ताकि वो साथ साथ चले तो। लेकिन सिर्फ लकड़ी गोल करने से काम नहीं चला। असली जादुई आविष्कार पहिया नहीं था। असली आविष्कार था धुरा, यानी वो डंडा जो पहिए को पकड़े भी रखे और उसे घूमने भी दे। यह उस समय का सबसे पेचीदा इंजीनियरिंग कारनामा था।
जैसे ही यह हुआ, इंसान की रफ्तार 3 गुना बढ़ गई। जो काम 10 मजदूर करते थे, अब एक बैलगाड़ी कर सकती थी। पहिए और हल ने मिलकर एक चमत्कार किया। उसने इंसान को एक नई चीज दी जो पहले उसके पास नहीं थी। वो था खाली वक्त। पहले पूरा दिन शिकार या खेती में निकल जाता था, लेकिन अब हल की वजह से खेती जल्दी हो जाती थी और बैलगाड़ी की वजह से सामान जल्दी पहुंच जाता था। इंसान के पास अब सोचने का वक्त था, और जब इंसान के पास खाली वक्त होता है तो 2 चीजें होती हैं, या तो वो कलाकार बनता है या व्यापारी। गांव में अब नए रोल बंटने लगे। कोई सिर्फ बर्तन बना रहा था, कोई सिर्फ औजार, कोई कपड़े बुन रहा था। अब ये सिस्टम बन गया, तुम मुझे अनाज दो, मैं तुम्हें बर्तन दूंगा। यहीं से शुरुआत हुई बिजनेस और ट्रेड की। इस बदलते समाज ने लीडरशिप का मतलब ही बदल दिया। पहले जंगलों में लीडर वो था जिसके बाइसेप्स बड़े थे, जो सबसे तेज शिकार करता था। लेकिन अब लीडर वो नहीं था जो ताकतवर हो। अब लीडर वो बना जिसके पास डेटा था, जिसे पता था कि बारिश कब होगी, बीज कब बोना है, नहर का पानी किसे मिलेगा और अनाज के गोदाम की चाबी किसके पास रहेगी। यानी ताकत अब बाजू से निकलकर दिमाग में आ गई थी, और यही से जन्म हुआ सरपंचों का, राजाओं का और राजनीति का। ये वही लोग थे जिन्होंने आगे चलकर कानून बनाए, धर्म बनाए और बड़ी बड़ी सभ्यताएं खड़ी की। तो दोस्तों, यह थी कहानी एक नंगे भूखे आदिमानव से लेकर एक किसान और व्यापारी बनने तक की। हमने पेट भरना सीखा, घर बनाना सीखा और दुनिया को पहियों पर चलाना सीखा। लेकिन पिक्चर अभी बाकी है। अभी हम सिर्फ मिट्टी और पत्थर के साथ खेल रहे हैं। हमारे पास अभी भी वो हथियार नहीं है जो दुनिया जीत सके। हमारे पास अभी वो धातु नहीं थी जो जंगलों को काटकर बड़े बड़े शहर बना सके। हम चलेंगे दुनिया के पहले महानगरों में, जैसे हड़प्पा और मेसोपोटामिया की दुनिया में, जहां सिर्फ खेती नहीं बल्कि युद्ध, राजा और साम्राज्य की कहानियां शुरू होंगी। इसका लिंक आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल